बहु यार बहुकली प्रणाली है ना। अपन ने है ना, मैंने एक दिन बताया था आपको कि घरों के अंदर जो बिजली उपयोग की जाती है, हाँ वही बता, घरों के अंदर जो बिजली उपयोग की जाती है उसमें दो तार होते हैं, है ना। एक तार फेस का और एक तार न्यूट्रल का, है ना। दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं तो घर की बिजली जलने लगती है, वही तार होते हैं ना घर में। लेकिन खेतों के ऊपर आपने देखा होगा 3 तार होते हैं, है ना, आर वाई और बी, लाल पीला और नीला, है ना। मतलब नहीं वो पार्ट नंबर, हाँ बहुकली प्रणाली वो पार्ट का नाम ही है, पॉलीफेज सिस्टम। क्या पॉलीफेज सिस्टम। तो घरों के अंदर अपने क्या दो तार उपयोग करे जाते हैं, एक तो होता है फेस का जिसमें करंट होता है, और एक तार होता है जिसमें करंट नहीं होता, उसे अपन न्यूट्रल का तार बोलते हैं। अर्थिंग नहीं, अर्थिंग एक अलग चीज होती है, न्यूट्रल बोलते हैं। अर्थिंग तो होता है विद्युत सुरक्षा का तीसरा तार, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो रिटर्न पाथ लेता है। जनरली क्या रहता है, इससे करंट आता है, जैसे मान लो कि ये बल्ब है, ठीक, ये बल्ब में करंट आया और दूसरे तार से खपत होने के बाद जो अवशिष्ट है वो निकल गया। ये तो होता है सिंगल फेज प्रणाली, मतलब एक कली प्रणाली, ठीक। इसी तरह खेतों के ऊपर अपनी जो मोटर चलती है वो 3 तार से चलती है और तीनों में करंट रहता है, तीनों में रहता है या नहीं उसमें रहता है। तो वो क्या हो गई 3 कली प्रणाली। मतलब 3 कली प्रणाली मतलब तीनों तारों के अंदर करंट रहता है ना, या 3 फेज सिस्टम है। 3 कली मतलब 3 फेज सिस्टम, है ना। 3 फेज ही बोलते हैं ना उसको, 3 फेज। इसी तरह अगर कई बार आप मोटर को कई मोटरें 2 फेसों से भी चलती है ना, तो उसको बोलेंगे 2 फेज सिस्टम, है ना। तो आज अपन ये बहुकली प्रणाली को पढ़ेंगे। एक फेज वाली एक फोर्स पे चलती है, और जो 3 फेज की होगी वो 3 पे चलेगी ना। 3 फेज वाली को आप 2 फेज पे कंडेंसर लगा के चलाते हो, मतलब वो कंडेंसर क्या करता है, एक छद्म फेज मतलब एक आभासी फेज जनरेट कर देता है। जैसे अपना पंखा है ना, ये पंखा, इसके अंदर सिंगल फेज रहता है, एक तार रहता है करंट का, लेकिन अपन इसमें कंडेंसर लगा के एक दूसरा आभासी फेज उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर दोनों फेसों की वजह से पंखा घूमता है। ऐसे ही वो मोटर आपकी जो 2 फेज से 3 फेज पे चलाते हो ना, तो मान लो जैसे आर और वाई 2 फेज आ रहे हैं, फिर आप क्या करते हो, कंडेंसर लगा देते हो इनके बीच में, है ना, तो एक तीसरा फेज जनरेट हो जाता है। तो वो मोटर को 3 फेज मिलने लगते हैं, वो चलने लगती है। तो क्या सिंगल फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम, मतलब ये है सिंगल फेज सिस्टम जो घरों में उपयोग होता है, और 3 फेज सिस्टम मतलब बहुकली प्रणाली। अब ये सिंगल फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम के फायदे क्या है भाई, जरूरत क्यों पड़ी कि सिंगल फेज से ही काम चल रहा था तो 3 फेज की मोटरें क्यों बनाई, क्या जरूरत पड़ी। पानी कम दे तो थोड़ा कम देती, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा देर तक चला, फिर बिल भी तो ज्यादा आए होगा। क्यों, सिंगल फेज का बिल कम आता, 3 फेज का ज्यादा आता। तो क्या रहता है कि मैंने एक दिन बताया था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये 2 चुंबक है, ये NS, क्या ये 2 चुंबक क्या SN है ना, NS है ना, इसके अंदर अगर किसी चालक की कुंडली को घुमाया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान है किसी को, है ना। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक की कुंडली को घुमाया जाए तो इसकी जो चुंबकीय
फल रेखाएं हैं उनके छेदन के फलस्वरूप इस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत पैदा करने का नियम है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में दो कुंडलियों को घुमाया जाएगा तो दो फेज पैदा होंगे, और तीन कुंडलियों को घुमाया जाएगा तो थ्री फेज विद्युत पैदा होगी। मतलब तीनों कुंडलियों के अंदर अलग अलग विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। ठीक, मतलब थ्री फेज कैसे बनता है? अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकें हैं, उसके बीच के क्षेत्र में अगर अपन एक कुंडली को, एक कॉइल को घुमाएंगे, एक कॉइल मतलब उसके दो सिरे रहेंगे, तो उसके अंदर सिंगल फेज उत्पन्न होगा। और अगर अपन ऐसी दो कुंडलियों को, दो कॉइलों को घुमाएंगे तो उसके अंदर दोनों कुंडलियों में अलग अलग फेज जनरेट होगा, मतलब पैदा होगा, मतलब दो फेज पैदा होंगे। और अगर तीन कुंडलियों को किसी चालक में घुमाएंगे तो थ्री फेज विद्युत पैदा होगी, मतलब तीनों चालकों के अंदर विद्युत उत्पन्न होगी, मतलब अलग अलग फेज उत्पन्न होगी। इस तरह से थ्री फेज, सिंगल फेज और टू फेज को पैदा किया जाता है। सिंगल फेज जनरेटर जो होता है उसमें सिंगल कॉइल रहती है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, वो सिंगल फेज पैदा करता है। थ्री फेज जनरेटर जो रहता है उसमें तीन कॉइल रहती है, तीनों को अलग अलग घुमाया जाता है, डीजल इंजन से घुमाते हैं, तो उसमें थ्री फेज विद्युत पैदा होती है। ठीक, अब थ्री फेज विद्युत के फायदे क्या है नहीं? वह पानी कम दे वो तो सही है, पर उसके और भी फायदे हैं। जैसे कि सिंगल फेज को ले जाने के लिए मोटे तारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अपना विद्युत खपत होती है ना, वहां पे मान लो 25 एम्पियर की खपत है ना, विद्युत धारा को नापने की इकाई एम्पियर होती है ना, 25 एम्पियर की खपत है किसी जगह पे। तो अगर अपन एक तार से ले जाएंगे, ठीक, तो इस तार की मोटाई ज्यादा होना होगी भाई, जितना मोटा तार उतनी ज्यादा बिजली ले जाएगा। ठीक, लेकिन अगर अपन इस 25 एम्पियर को तीन तारों के थ्रू ले जाएंगे तो क्या होगा? कितना हो जाएगा? 8 3 24 है ना, 8 8 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा, मतलब ये तारों की पतले तारों से काम चल जाएगा ना। तो पहला फायदा तो यही है, थ्री फेज सिस्टम में मोटे तारों की अपेक्षा पतले तारों से काम चल जाता है। मतलब जितना ये महंगा पड़ता है एक तार मोटा, इसलिए तीन पतले पतले तार लगा लो, लागत कम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। ठीक, दूसरा, टार्क अच्छा उत्पन्न किया जा सकता है। टार्क समझते हो आप? टार्क का मतलब होता है घुमाव बल। क्या? जैसे कि वो भैया बोल रहे थे ना, मोटर कम पानी दे, तो कम पानी देगी क्योंकि उसको सिंगल फेस मिल रहा है। लेकिन अगर उसको दो फेस मिलेंगे तो दो फेसों की शक्ति मिली ना, तो घुमाव तेज होगा, तेज घूमेगी तो ज्यादा पानी देगी। तीन फेस मिलेंगे तो और तेज घूमेगी, है ना। तो ये कारण है कि वो पानी कम या ज्यादा, जितना तेज घूमेगी उतना ज्यादा पानी देगी, है ना, धीरे घूमेगी तो धीरे पानी। तो ज्यादा टार्क उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा फायदा, मतलब थ्री फेज उपकरणों का फायदा ये है कि उनका टार्क हाई रहता है। टार्क मतलब घुमाव बल, मतलब ज्यादा नहीं, जलने की समस्या तो अपने द्वारा पैदा की जाती है। एक तार में अपन एक फेज को 25 एम्पीयर की तार जाएगी, अपन तीन फेज की ले जाएंगे तो 8 8 मतलब जलने की समस्या तो रहेगी। नहीं, वो फिर तार को मोटा लेना पड़ेगा 25 का, मतलब 25 को ले जाने लायक तार रखेंगे और ये 8 8 के लायक रखेंगे। जलने की समस्या जो है वो अपन पैदा करते हैं। स्टार्टर में खूंटा ठोक देना, डायरेक्ट टांग देना, रिले नहीं लगी होना, फ्यूज का मोटा बांध देना, मोटर का प्रॉपर ग्रीस, वो बेरिंग अलाइनमेंट सही नहीं होना, वो सब अपनी समस्या है। मोटर कभी नहीं जलती। अगर उसे आदर्श परिस्थितियों में अपन चलाओ ना तो मोटर लाइफ टाइम से ही चले। उसका फ्यूज, स्टार्टर और रिले, ये तीन चीज बिल्कुल सही होना। जब मान लो मोटर है, चलते चलते उसके बेरिंग घिस जाते हैं, है ना, शाफ्ट भी कट जाती है, तो क्या होता है, जब
किसी आपकी गाड़ी का बेरिंग अगर घिस जाएगा तो वो लोड ज्यादा लेगी, रगड़ के चलेगा। ठीक, ज्यादा रगड़ के चलेगा तो क्या होता है, मोटर जब ज्यादा लोड लेती है तो करंट ज्यादा खींचती है। भाई घूमने के लिए उसे ज्यादा ताकत चाहिए, तो ज्यादा ताकत चाहिए तो उसके लिए उसे करंट ज्यादा चाहिए। ठीक, तो वो करंट ज्यादा लेगी, लेकिन इसमें अगर प्रोटेक्शन रिले लगी है जो ज्यादा करंट नहीं जाने देगी तो वो सर्किट को बंद कर देती है। मोटर बंद हो गई तो आपको क्या देखना चाहिए कि मोटर बंद क्यों हुई। आदमी क्या देखता है, मोटर बंद हो गई मतलब डायरेक्ट चला, तो फिर वो चलनी है, फिर तो वो उसमें कुछ सुरक्षा साधन नहीं है। तो अपन को ये देखना चाहिए मोटर, अरे बिल्कुल आइए, सदैव स्वागत है सभी का। इतना वजन मत लाना करो यार, कंधे मंधे सूझ जाएंगे। मतलब वो थोड़ा ध्यान रखा। ठीक, तो हाँ बेड़ा क्या थे यार, वो कभी भूल जाता। तो अगर है ना कभी भी कोई मोटर या कोई विद्युत उपकरण बंद होता है तो अपन को उसके कारणों को खोजना चाहिए कि बंद क्यों हुई। मोटर में दोष है या उपकरण में दोष है, उस दोष को निकालना चाहिए, ना कि स्टार्टर और रिले को डायरेक्ट करना चाहिए। अपन क्या करते हैं यार, बार बार ट्रिप कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार मोटर फ्यूज बांध दे यार, ये नहीं देख रहा है कि मोटर खराब, उसको बेरिंग टूट भी हो, उसको सुधार दो तो अपने आप ही ट्रिप नहीं होगी। तो मोटर अपनी गलती से जलती है, नहीं तो मोटर कभी नहीं जलती। ठीक, तीसरा लाभ इसका, सिंगल फेस की मोटरें कम पावर की बनाई जा सकती है, लेकिन 3 फेस की मोटरें ज्यादा शक्ति की बनाई जा सकती है। सिंगल फेस मोटरों की एक लिमिट होती है, 2 हार्स पावर 2.5 हार्स पावर, इससे ज्यादा की सिंगल फेस मोटर नहीं बना सकते। लेकिन जब 3 फेस का उपयोग करते हैं आप 50 हार्स पावर की मोटर बना सकते हैं। ये भी बहुकलीय प्रणाली का फायदा है 3 फेस सिस्टम का, है ना। अपन बीच में से आए, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। चले आगे, है ना। 3 कली मोटर जो रहता है इसमें पावर फैक्टर उच्च रहता है। पावर फैक्टर आप समझते हैं, बिजली के अंदर 2 चीजें होती है, एक करंट है ना, दूसरा होता है वोल्टेज, है ना। करंट और वोल्टेज एक निश्चित फेस के ऊपर रहते हैं, है ना। तो इनका जो फेस अनुपात है वो मेंटेन रहता है 3 फेस सिस्टम में। ठीक, चौथा फायदा, एक सिंगल फेस मोटर या सिंगल सेल्फ स्टार्ट नहीं होती कभी। उसको स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी अन्य, जैसे ये पंखा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसमें कंडेंसर लगा के एक आभासी फेस उत्पन्न किया जाता है, मतलब ये 2 फेस पे चलता है ना। लेकिन 3 फेस मोटरें हमेशा सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ मतलब अपने आप, अपने आप। सेल्फ मतलब स्वयं, है नहीं। जबकि सिंगल फेस मोटरें कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये 3 फेस प्रणाली का फायदा, बहुकलीय प्रणाली का। अगला फायदा, घरों के अंदर एक ही सर्किट से लाइट सोर्स और पावर सोर्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर मान लो ज्यादा बिजली की खपत है, ठीक, ज्यादा बिजली की खपत है, मान लो अपन ने सिंगल फेस लिया, फेस और न्यूट्रल, ठीक। तो इसकी एक सीमा है, लेकिन अपने घर में खपत बहुत ज्यादा है, 10 हार्स पावर की खपत है। तो फिर सिंगल फेस प्रणाली से अपन 3 फेस मोटरें नहीं चला सकते, लेकिन 3 फेस सप्लाई से सिंगल फेस मोटर चला सकते हैं। कैसे? 3 फेस में 3 फेस होते हैं, है ना। 3 फेसों में से कोई सा भी एक फेस और एक न्यूट्रल का उपयोग करके आप लाइटिंग लोड जला लो और 3 फेस का उपयोग करके मोटरें चला, मतलब 3 फेस कनेक्शन का फायदा। नहीं पल्ले पड़ी है। मान लो आपके घर में एक चक्की है 3 फेस की, ठीक है ना, और
और भी कोई एक आध उपकरण है, मान लो पानी की मोटर है 3 फेज की, तो आपको 3 फेज सप्लाई लेने में क्या फायदा 3 तली प्रणाली लेने में, कि आप उसके लिए आपने 3 फेज की लाइन ले ली। ठीक ठीक, जो 3 फेज उपकरण है आपके, उनके लिए आपने 3 फेज का कनेक्शन ले लिया। ठीक, अब इस 3 फेज के कनेक्शन से 3 फेज के उपकरण तो चलेंगे ही चलेंगे, इससे लाइट सिंगल फेज वाले उपकरण भी चलेंगे। कोई सा भी एक फेज और एक न्यूट्रल का उपयोग करके आप लाइट जला सकते हो, लेकिन सिंगल फेज से 3 फेज उपकरण नहीं चला सकते। अरे अर्थिंग अलग बगल होया करेंगे, कितनी बार बताऊं, अर्थिंग बगल होया करे, अब तो समझ जाओ ना। अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर होता है यार। तुम्हें डीपी कहीं होया करे, क्या होती है डीपी? यार मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मान लो, यार बिल्कुल अंगूठा छाप विधि से बताता हूँ, कि मान लो ये कोई पाइप है, इसके अंदर बह रहा है पानी, ठीक, इस सिरे से घुस रहा है और इस सिरे से निकल रहा है। अगर अपन ये मुंह बंद कर दें, ठीक, ये बंद कर दिया, तो क्या पानी बहेगा इसमें? रुक जाएगा ना, है नहीं? क्या पाइप फाड़ना नहीं, मतलब इसके अंदर पानी जब भी बहेगा जब इसका दूसरा सिरा होगा। ठीक, अब सुनो, किसी जैसे ये बल्ब है, ठीक, इसके ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है ना, ऐसे ही होता है ना बल्ब, ऐसे ही। अब इसके अंदर ये 2 तार लगे हैं, एक से करंट आ रहा है, ठीक, तो इसमें विद्युत धारा कब बहेगी? जब इसमें दूसरी सप्लाई से तरह से बाहर होगी। अगर मान लो इसमें दूसरा तार है ही नहीं, तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा एक तरह से। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि विद्युत धारा नहीं बहे। अब इसमें क्या है, मान लो इसमें करंट आता है, जितनी खपत इसको करना है उतनी करके बाकी का अवशिष्ट बाहर निकल जाता है, तो ये कहलाता है न्यूट्रल। आई पल्ले, ये हो न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है रिटर्न पाथ। नहीं समझ में आई? मतलब अगर इसमें दूसरा तार नहीं होगा तो विद्युत धारा ही नहीं बहेगी ना। विद्युत धारा कब बहेगी? भाई इसको जितनी खपत की जरूरत है उतनी खपत इसने कर ली, बकाया बचा वो निकलेगा ना। साइलेंसर में से भी धुआं निकलता है, साइलेंसर बंद कर दो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होता ना। तो ये तो हुआ न्यूट्रल। अब अर्थिंग की बात कर लो। अर्थिंग क्या रहता है? मान लो ये अपनी क्या बोलते हैं, ये फ्रिज है, ठीक, काय का होता है? लोहे का रहता है ना। तो ये भी काय से चलता है? एक इसमें फेस जाता है, एक इसमें न्यूट्रल जाता है, ठीक, सिंगल फेस न्यूट्रल जाएगा ना, तो ये फ्रिज चलेगा। लेकिन इसकी बॉडी काय की होती है? लोहे की होती है ना। तो कभी मान लो अंदर कहीं तार कट गया, छिल गया, कुछ भी हो गया, पिघल गया और इसकी बॉडी से टकराया, तो क्या होगा? पूरे पे करंट आ जाएगा और फिर अपन जब खोलने जाएंगे तो क्या होगा? मजा आएगा ना। तो उस झटके को बचाने के लिए इसमें किसी भी एक नट बोल्ट से इसकी बॉडी को जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर अगर मान लो किसी दुर्घटनावश करंट आ जाए तो वो जमीन में चला जाए और अपन जब खोले तो अपना बचाव हो जाए। तो ये होता है अर्थिंग। तो अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर पल्ले पड़ा। हालांकि ये सही है कि फेस और अर्थिंग का कनेक्शन करने पे भी बल्ब जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि करंट को रिटर्न पाथ मिल जाता है। लेकिन न्यूट्रल और अर्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। खेत के ऊपर अपन खूंटा गाड़ के, कीला गाड़ के जला लेते हैं, बल्ब चलाते हैं ना पानी डाल के। क्यों? क्योंकि एक फेस उसमें से आता है, करंट आता है, जो भी अपना बल्ब है उसमें खपत होती है और अर्थिंग में चला जाता है, मतलब विद्युत धारा बहती है। लेकिन न्यूट्रल नहीं होता। वो न्यूट्रल और अर्थ में अंतर होता है। आओ कहीं सही है। मतलब कम से कम अपन अब तो अर्थिंग और न्यूट्रल को अलग अलग समझो नहीं। भी अपनी भाषा हम कहीं भी किया करे कि तरह उनसे नहीं फर्क पड़े, पर उन्हें समझाओ कि दादा अर्थिंग और न्यूट्रल अलग अलग होया करे। ठीक, जमा
है ना। तो अपन कहा थे कि 3 फेज सप्लाई में अगर अपन सिंगल फेज कनेक्शन ले घर में तो 3 फेज के उपकरण नहीं चला सकते, क्योंकि सिंगल फेज है अपने पास, नहीं चलेगी ना 3 फेज। लेकिन 3 फेज कनेक्शन ले तो सिंगल फेज के चला सकते हैं। भाई 3 फेज में से कोई सा भी एक फेज R Y B, ये 3 कलर से दर्शाए जाते हैं, लाल, पीला और नीला, ठीक। तो कोई सा भी एक फेज और एक न्यूट्रल लेके अपन सिंगल फेज के उपकरण चला सकते हैं। यह है इसका फायदा 3 फेज सिस्टम का, ठीक। क्या हुआ? बोलो, कोई शंका हो तो बोल दो, नहीं तो फिर क्या होगा, डीपी से आया करे अर्थिंग। ठीक। इसमें एक तालिका भी बनी हुई है, बहुकली प्रणाली और सिंगल एक कली प्रणाली। अच्छा, बुक तो है ही नहीं किसी के पास, है यहाँ से वहां तक कहाँ है बुक? तो वो वहां पढ़ रही है क्या? तो घर जा रही हो तो ना यहाँ क्यों आयो? है ना, चल। अच्छा, सही बात है। पेज नंबर तुम्हारा 208 होना चाहिए मेरे विचार से, है ना। चलो, है ना। देखो, इसमें एक तुलनात्मक तालिका ही बनी, बहुकली प्रणाली और एक कली प्रणाली, ठीक है ना। तो एक समान, इसमें पहला क्या है, एक समान के एसी जनरेटर के लिए 3 कली जनरेटर आउटपुट एक कली जनरेटर की अपेक्षा दुगनी होती है। मतलब क्या है कि अपन सिंगल फेज का जनरेटर उपयोग करो, उसकी जगह अगर 3 फेज का करेंगे तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा लोड दे सकते हैं। जबकि एक कली प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अगला, बहुकली प्रणाली में 3 कली 4 वायर विधि लाइटिंग और 3 कली लोड लिया जा सकता। मतलब क्या है, बहुकली प्रणाली में 4 तार विधि, मतलब 1 2 3 4, मतलब R Y B और N, ये न्यूट्रल। मतलब क्या हुआ कि 3 कली प्रणाली से लाइटिंग और पावर दोनों कनेक्शन लिए जा सकते हैं, जबकि एक कली प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वही है जो अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, है ना। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण 3 कली प्रणाली में मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है। देखो क्या होता है, अपन जैसे किसी गाड़ी को सेल्फ नहीं लेता ना ट्रैक्टर, तो एक जगह धक्का अरे पानो भी नहीं है अपने घरे, तो धक्का देते हैं कि नहीं। तो एक आदमी धक्का देता है तो नहीं धक्का, फिर 2 आदमी लगाते हैं तो थोड़ा आसानी से धक जाता है, और 3 आदमी लगे तो और आसानी से धक जाता है। 3-4 धक्के पहले बोलेला है नहीं। तो ऐसा ही है कि 3 कली प्रणाली में मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं, आसानी से धक जाती हैं, है? अगला, बहुकलीय मोटरों का टार्क समान होता है। टार्क मैंने बताया था, घुमाव बल, है ना, घुमाव बल हाई होता है। अगला, 3 फेज मोटरों में फॉल्ट ढूंढना आसान है। तो समझदार हो गया यार, पढ़ पढ़ के, है ना। अरे नहीं है। अच्छा चलो
है ना। तो ये इसके फायदे नुकसान है, अपन एक बार इनको घर पे जाके वो जो किताब रखी ना उसको खोल लेना, है नहीं। हाँ हाँ, चलो। बहुकली प्रणाली के प्रकार। सबसे पहला है दो कली प्रणाली, मतलब दो फेज सिस्टम। क्या होता है, उद्योगों के अंदर कई मोटरें दो फेज पर भी चलती हैं। आपने दो फेज की मोटरें आम जीवन में नहीं देखी होंगी, लेकिन जैसे मोटर चल रही तीन फेज एक फेज चल गया जबकि चलती कोई सी जैसे तो तीन तार पे लाइट है, हाँ तीनों फेज पे लाइट है, हाँ, और किसी एक फेज डीपी पे छूट गया जबकि कोई सी मोटर दो फेज चलती रहती है। लेकिन मालूम थोड़ी वो कुछ ही देर चलती है, उसके बाद फिर वो चली जाती पूरी, उसके बाद उसे हमीदिया ले जाना पड़ता है ना। जल ही चले हाँ, जले भी जब तक चले तो ऐसा होया करे ना। तो इसीलिए अपन आजकल सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर लगाते हैं ना, कि एक फेस चला जाए तो मोटर बंद कर दे। ऐसा एक डब्बा लगाते हैं कि नहीं, तो उसको सिंगल है, उसको बोलते हैं सिंगल फेस, PHAS फेस। ऑटो स्विच सर, ऑटो स्विच बोलो। लेकिन उसका सही नाम में ऑटो स्विच वो होता है। अरे यार, अब बस यही तो है अपन में, जरा सिखाओ। अपन लकीर है। सुनो सर की बात, आर मारो ना योगी तेरा बड़ा क्या रहता है, तीन फेस आ रहे हैं, है ना, और तीन फेसों से ये लगे हैं सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर। ठीक, बत्ती भी लगती है सर बीच में, वो उसके अंदर जो भी लगे वो मेरे को नहीं मालूम है। ये है अपना स्टार्टर, है ना। स्टार्टर से तीन तार निकल के कहाँ जाते हैं, मोटर के अंदर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। सही है ना, सही है बिल्कुल। चल रहा। ये अपनी मोटर है मान लो, है नहीं क्या। अब क्या हुआ, ये तीन तार है, इसमें से एक फेस उड़ गया, तो दो पे चलेगी जब तक नहीं दो पे चलेगी जब तक ये नहीं चलेगी, जब तक नहीं चलेगी, है ना। तो अपन को इसको जलने से बचाना नहीं। इसको सुनो चुपचाप। तो अपन ये यहाँ सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर क्यों लगाते हैं, कि अगर मान लो कोई सा भी एक फेस उड़ जाए तो फिर ये बंद तो ये स्टार्टर को बंद कर देती है, मोटर को रोक देती है। तो ये क्या हुआ, सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर। ठीक, अब अपन जो ऑटो स्विच की बात कर रहे हैं ना, इसी के अंदर एक डिवाइस लगा होता है। मान लो ये फेस स्विच हो गया, ठीक, तो फिर चल पे तो वो अपने आप स्टार्टर को फिर स्टार्ट कर देता है, उसे ऑटो स्विच कहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, सिंगल फेस से रोकने वाला अलग उपकरण है, ऑटो स्विच अलग है। ऐसा ऑटो स्विच में ऐसा क्या कनेक्शन रहता है कि वो अपने आप चालू कर देता बंद कर, लाइक ये बताओ बेटा बिल में लागे वो ऑटो स्विच ऑटो स्विच एक विद्युत चुंबकीय उपकरण होता है। आपने एक चीज देखी, विद्युत घंटी देखी, वो घर के बाहर लगी है, उसमें क्या रहता है, एक इस तरह की क्वाइल रहती है ना, एक उसके अंदर लोहे की रॉड फंसी रहती है, इस क्वाइल में तार रहते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि इस क्वाइल में ये इस टाइप की रहती है विद्युत घंटी, ऐसी जैसे ही इसमें करंट आता है तो ये लोहे का हथौड़ा इधर खिंचाता और ये बजने लगती है ना। इसी तरह से ऑटो स्विच के अंदर जैसे ही करंट आएगा तो उसके अंदर जो रिले लगी रहती है, रिले का मतलब उपकरण को चालू और बंद कराने वाली युक्ति, ठीक, तो वो रिले में करंट जाता है, वो वापस उसके कनेक्शन को जोड़ देता है, वो चालू। तो वो आगे की बात है, वो आगे कभी पढ़ेंगे, है ना। पर इनमें अंतर रहता है ऑटो स्विच और सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर में, है ना। तो ऐसे ही
अब अपन थोड़ा टॉपिक की बात कर ले, उधर उधर की तो बहुत कर लेते हैं। हाँ, तो इधर उधर की बात करें ना क्या? बस पेपर में इधर उधर की कम आती है, लेकिन में भी आती है। माउस के नीचे पार्किंग होगा, हैं? माउस के नीचे पार्किंग होगा, अगर नहीं, वो तो ऊपर से भी दे दो तो चलेगा। नीचे से जरूरत ही नहीं, वो तो ऊपर से ही तो है ना? पैसा दे जो तुम्हारी गारंटी हमारे पास है, सब परसेंट परसेंट बना हुआ है। हैं? हमारी गारंटी हम पैसा नहीं, काय की गारंटी? क्या परसेंट बना हुआ है। हाँ तो फिर वो अलग से हो। बस अपन का बात है। समझ गए आप? तो अब आप देखो, सिंगल बेस तो समझ गए ना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल को घुमाया जाए तो सिंगल फेज बनेगा। ऐसे ही दो कली प्रणाली मतलब दो कॉइलों को तारों को घुमाया जाए तो दो फेज बनेंगे, है ना? इसी तरह तीन कॉइलों को घुमाया जाए तो तीन फेज बनेंगे। मतलब जितने चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा उतने फेज बनेंगे। आप 3, 4, 5, 6 फेज कितनी बना सकते हैं, है ना? लेकिन अधिकतम 3 फेज का उपयोग किया जाता है। क्या? जैसे 3 फेज का क्यों किया जाता है? जैसे ये ट्राइपॉड है, ये दिख रहा, किसी भी चीज को स्थिर करने के लिए कम से कम 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी 2 टांग होंगी तो क्या ये गिर जाएगा? तो इसलिए कम से कम 3 फेज चाहिए। 3 फेज में आपका उपकरण खड़ा हो जाता है, इसीलिए 3 फेज का सबसे ज्यादा उपयोग करा जाता है? नहीं, अपन तो बैलेंस बना लेते हैं। बच्चा क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि वो संतुलन बनाना नहीं जानता, जो फेस की मोटर होती है जब भी सेम जोड़ना पड़ता है उसकी, जल्दी चलेगी वरना थोड़ी चलेगी। है ना? तो मतलब तीसरी टांग तो चाहिए ना, तो 3 फेज चाहिए। अरे इतना समझदार यार, है ना? तो चलो, 3 कलीय प्रणाली में कला अनुक्रम, ठीक? ठीक। अब अपन ये तो पढ़ने पड़ेंगे कि 3 फेज बने कैसे, होगा कैसे, है नी? तो 3 फेज प्रणाली में कला, कला का मतलब फेज, फेज का सीक्वेंस क्या होता है? माना कि ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ का कोण कितने का है? ये कितने अंश का कोण है? मतलब 360, आधा मतलब 180 और ये मतलब 90, है नी? तो 3 फेज को संतुलित करने के लिए अपन एक चीज और देखते हैं। मोटर को जब आपने देखा होगा चलाते हैं तो वो लाइनमैन आता है तो तीनों तारों का करंट लेता है ना, वो भरने वाला तीनों तारों पे देखता है ना कि लोड बराबर ले रही कि नहीं, है ना? तो मतलब तीनों फेज संतुलित हैं कि नहीं। तो इनके संतुलन के लिए इनका अनुक्रम, इसको 360 को 3 भागों में बांटो, कितना कितना आएगा? है ना? 3 का भाग 360 120 है ना? तो तीनों फेसों को 120 120 120 डिग्री के अनुक्रम में विभाजित किया जाता है ताकि लोड संतुलित रहे। अगर ये असंतुलित रहता है ना, जैसे मोटर के 3 तार है, तीनों में से कोई एक तार ज्यादा करंट ले रहा है, ये 3 तार बनाए हमने बिल्कुल मोटर, और जिसमें एक में आ गया 121 और एक में आया 19, तो उल्टा नहीं होता। मान लो मोटर का फुल लोड करंट है 8 एम्पियर, 5 की मोटर ज्यादा से ज्यादा 8 एम्पियर रहती है फुल लोड पे, है ना? जब वो स्मूथ चलती है 8 एम्पियर, ठीक है? तो तीनों तार, जो 3 तार निकले रहते हैं ना, ये तीनों तारों पे 8 एम्पियर होना चाहिए। अगर मान लो कोई तार 10 एम्पियर ले रहा, कोई 9 ले रहा, कोई 7 ले रहा, मतलब ये अनबैलेंस है। तो इसका ये है ना, मोटर को अत्यधिक गर्म करेगा और मोटर को क्षति पहुंचती है, इसलिए इनको बैलेंस रखा जाता है। और अगर ये बैलेंस नहीं हो तो कारण देखा जाता है कि क्यों नहीं है अनबैलेंस,
बताऊं क्या होता है? मान लो एक फेस पे उसने 4 कॉइल डाल दी और एक फेस पे 3 डाली और एक फेस पे 4 डाल दी, तो लोड अनबैलेंस हो जाएगा। डोरी गर्म होगी और तीन फेस पर। तो इसके कारण वो मोटर गर्म होगी और चलेगी, अरे डोरी बारह इंच का है ना? तो इसीलिए बाइंडर जब भरते हैं तो तीनों फेसों का लोड लेके देखते हैं कि तीनों फेसों में बराबर ले रही कि नहीं, है ना? इनको बैलेंस रखना पड़ता है, मतलब इनको एक अनुक्रम में होना चाहिए। इनको बैलेंस कार्ड करना है। उसके लिए बहुत से फैक्टर हैं। जैसे पहला फैक्टर तो ये कि जो कॉइलें भरी गई है उनके तार की लंबाई समान होना चाहिए, उनका टर्न जो लिया है गोलाई वो समान होनी चाहिए। ये सब चीजें क्या हाथ से, जब मोटर कंपनी से भर के आती है तो वो मशीन से भरा के आती है, उसमें तार की लंबाई भी निश्चित है, गेज भी निश्चित रहता है, सब चीजें। लेकिन हाथ से भरने में क्या लंबाई छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए मोटर अनबैलेंस करंट लेती है। गर्म डोरी ज्यादा कर देती है। तभी तो भराई हुई मोटर ज्यादा दिन नहीं चलती। कंपनी की मोटर बहुत दिन चलती है, हाँ सकती है। लेकिन अपन उसे बांध लेते हैं और फिर भरवान ले जाते हैं। तो क्यों 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 टांगी अपन ने दो? तो अपनी गलती है, अपन ने 2 तार पे टांगी, उसकी गलती। मोटर की तो कोई गलती नहीं है बेचारी हो गया है ना। चलो अब है ना, थोड़े से 2-3 चीजें हैं 3 फेज प्रणाली की, सुन लो। कला वोल्टेज, कला वोल्टेज, वही तो मैं कह रहा हूं, कला वोल्टेज। अभी अब है ना, कला वोल्टेज, कला वोल्टेज क्या? ये 3 तार जो आते हैं ना, ये 3 तार, ये आर वाई बी और ये 3 फेज कनेक्शन में यही आते हैं। तो इस फेस और इस न्यूट्रल के बीच में अगर अपन वोल्टेज नापे तो वोल्टेज आता है 220 या 220 वोल्ट। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? कला वोल्टेज। मतलब इस फेस का इस न्यूट्रल के अपन किसी भी चीज की तुलना करके निकालते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन चल रही है, ये कैसे पता लगता है? तो बताएगा कोई है? खिड़की में झांकोगे कि पेड़ पीछे दौड़ रहा है? गति कैसे पता चलेगी? आप ट्रेन मान लो है, वो चारों तरफ से बंद है, अब वो चल रही है या नहीं चल रही, ये अनुमान अपन कैसे लगाते हैं? या कितनी तेज चल रही है? नहीं चलता जब तक कि अपन खिड़की में से झांक के नहीं देखेंगे कि ट्रेन तेज है कि धीरे चल रही है। अगर वो तेजी से उसका बैकग्राउंड भग रहा है, अरे ना, अगर आप ट्रेन के डब्बे में बैठे, ठीक, डब्बा चारों तरफ से बंद, वो बगल वाले ने पूछा यार ट्रेन तेज चल रही है धीरे चल रही है, आप कैसे पता लगाओगे? बाहर ही देखोगे, मोबाइल भी नहीं है, बाहर ही देखोगे ना। हाँ, फिर क्या करोगे? खिड़की खोलोगे, उसमें से गेट के पास उसमें झांक के देखोगे क्या? कैसे अंदाज लगाया आपने? बाहर के जो तेजी से भाग रहे हैं ना, तो तेज चल रही है ना। तो ऐसे ही इसमें है ना, ये फेस है क्या? ओ ना देखो ध्यान से, ये फेस है ना, इसके अंदर करंट है, वो करंट कितनी तेजी से बह रहा है इसका अनुमान अपन किसी चीज से तुलना करके लगाएंगे ना, है ना। मतलब किसी चीज की बहने की गति अपन किसी चीज से तुलना करेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसमें कोई करंट नहीं होता, जीरो रहता है, तो इससे इसकी तुलना करके देखेंगे, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर अपन लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर अपन ने लगाया, मतलब इस फेस की इस न्यूट्रल से तुलना करना है। इसमें जीरो करंट है और इसके अंदर मान लो 10 एम्पियर करंट है, मतलब इसके अंदर करंट है, इसमें करंट नहीं है। तो जो स्थिर चीज है, बैकग्राउंड स्थिर रहता है ना, उससे तो तुलना करिए अपन ने ट्रेन की कितनी चीज भाग रही है। तो ऐसे ही इसमें जीरो वोल्टेज है
अंदर करंट है, तो इससे इसकी तुलना करते हैं, ये कहलाता है कला वोल्टेज। जब अपन न्यूट्रल पर किसी फेज को जोड़ेंगे तो 220 वोल्ट दिखाएगा, ये हुआ कला वोल्टेज, फेज वोल्टेज। इस फेज के अंदर कितना वोल्टेज है, और जब अगर वोल्टेज कम बताया तो 210 ही बताया तो नहीं, वो फिर लाइन की गलती है कि क्यों कम आ रहा है ना, वो कम कम, जुड़ा हुआ था। मतलब वो फिर 210 ही बताएगा, चलो 110 ही बताया, ठीक है ना, बताया तो सही ना। हाँ वो तो ठीक। जो भी बताएगा वो कला वोल्टेज कहलाएगा, फेज वोल्टेज। चाहे वो 110 बताए, चाहे 100 बताए, चाहे कुछ भी बताए। हाँ, यार तो ऐसा वोल्टेज कैसे का है? फर्क पड़ेगा। जैसे ये लाइन निकली है, तार इंडिया मतलब तो लोग और चीज बचेगा, फिर बैलेंस कम लाइन हो, तुम आगे लेके लगा तार ज्यादा अभी मैंने प्रतिरोध पढ़ा है, अच्छा उस दिन आए, तो प्रतिरोध क्या कहता है, देख उससे तो समझ में आएगा नहीं, अपने तो ऐसे समझ में आएगा ये तरीके से, ये नल की लाइन है, नल की लाइन है, इसमें खूब पानी बह रहा है, तो एक आदमी ने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन ले लिया, तो उसे तो फुल प्रेशर मिला के नहीं, अब इसमें से निकल गया मेरे साथ, जो दूसरा लेगा उसको उससे इससे कम मिलेगा, तीसरे को और कम, और जो यहाँ पे आएगा उसको बिल्कुल कम मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही लाइन को होया करेंगे कि जब लाइट है ना इस सिरे से मान लो चल रही है, तो जो पहला तार लगा होगा उसे पूरा वोल्टेज मिलेगा, जो इसके आगे टांगेगा उसको उससे कम, और जो आखिरी में टांगेगा उससे सबसे कम, बचत कुचत का ही माल मिलेगा ना। सही बात है, तो मोटर नहीं उठेगी। जब तो मोटर नहीं उठेगा, आगे समझ में आया, तो हो गया क्या टाइम, अरे वो खड़े हो गए आगे इसलिए चलो, तो ये मतलब न्यूट्रल की तुलना में अपन अगर किसी फेस का, सुन लो रे चुपचाप हो जा, थोड़ी देर और अपन, है ना, तो अपन न्यूट्रल से किसी भी फेस का वोल्टेज ले तो वो क्या कहलाएगा, फेस वोल्टेज। एक मतलब वोल्ट मीटर अपन किसी भी फेस और न्यूट्रल के बीच में डाले तो वो कहलाता है फेस वोल्टेज, मतलब कला वोल्टेज, कला वोल्टेज, हिंदी में कला और अंग्रेजी में फेस। अच्छा, अब अपन मान लो इन दोनों फेसों की तुलना करें, वोल्ट मीटर इन दोनों के बीच में लगाए तो क्या होगा, तो कितना दिखाएगा, अभी देखा, ये दिखाता 440 वोल्ट दिखाता ना, लिखा रहता खतरा खबरदार 440 वोल्ट, है ना, वो फेस और फेस के बीच का वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज कहलाता है। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज, मतलब ये हुआ फेस और न्यूट्रल के बीच में कला वोल्टेज। कोई भी फेस ले लो, इसके या इसके बीच में, तो ये तो हो गया कला वोल्टेज, और किन्हीं दो फेसों के बीच में अगर वोल्टेज लोगे तो वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा। फिर उसको कैसे चेक करेंगे, वोल्ट मीटर से चेक कर कैसे होगा, अरे यार ये तीन फेस सर क्या हो सकेगी अभी? ये है वोल्ट मीटर के अंदर दो कनेक्शन देंगे, अब इन दो तारों को एक इस फेस पे लगा दो, एक इस फेस पे लगा दो, पता पड़ जाएगा। तो ये दिखाएगा लाइन वोल्टेज। और अगर ये न्यूट्रल है, अगर इसका ये तार हटा के न्यूट्रल में दिखा दो, ये फेस वोल्टेज बताएगा। तो कला वोल्टेज और फेस वोल्टेज में अंतर क्या, ये बता रहा हूं। ये नानो वाला कोई भी एक फेस में लगा दो तो वो हो गया फेस वोल्टेज या कला वोल्टेज, और कोई भी दो फेस के बीच में लगा दिया तो वो हो गया लाइन वोल्टेज। अब इसी तरह कला करंट और लाइन करंट, अभी तो मैंने वोल्टेज बोला था, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। अब इसी तरह एक चीज होती है कला करंट, फेस करंट, स्पीड तो वोल्टेज हो गई, कितना मात्रा में बह रहा है, कितनी मात्रा, वो कैसे नापते हैं अपन, नहीं वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज नापते हैं, वो अमीटर, एम्पियर मीटर,
किसी एक फेज में नहीं बेटा वो मतलब तुम्हारे क्या अरे देखो किसी एक फेज में कितना करंट बह रहा है वो क्या कहलाएगा कला करंट और पूरे सिस्टम में कितना करंट बह रहा है वो कहलाएगा लाइन करंट। लाइन करंट और कला करंट, लाइन वोल्टेज और कला वोल्टेज इनमें अंतर है ना। दोनों फेस फेस होते हैं और एक है कुल पावर। तीनों फेसों के बीच में जो शक्ति है वो कुल पावर कहलाती है। एक है संतुलित लोड और असंतुलित लोड। ठीक क्या है? बोर्ड चाहिए सर ये अपने देखो आप प्रकार हो बोर्ड में चाहिए अच्छा चुप तो हो जाओ। बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे, वो किसी को याद है? संतुलित भार और असंतुलित भार। संतुलित भार और असंतुलित भार क्या होता है? संतुलित में तो बराबर हाँ असंतुलित में तो ऊपर नीचे तो क्या हुआ इसको तीन फेज में कैसे समझाएंगे? मतलब एक रेस यहाँ 120 या एक रेस में 120 और एक 121 तो इसी ये अपने हाँ चार होगा सर आर वाई ये न्यूट्रल भी तो देगा। अब क्या है, जब घर के अंदर अपन है ना तीन फेज कनेक्शन लिया, ठीक, तो अपन उसके ऊपर क्या तीन फेज के उपकरण चलाते हैं, तब तो तीनों फेज काम में आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अपन उससे लाइट भी जलाते हैं, पंखा भी जलाते हैं, प्रेस भी जलाते हैं, ये सब सिंगल फेज के हैं, सिंगल फेज के है ना। तो मान लो अपन ने क्या करा कि तीन फेज के उपकरणों में तो तीन भी जोड़ना पड़ेगा, निकल ही जाना भगा गया तो है ना। तो तीन फेज के उपकरणों को तो तीन फेज में कनेक्ट कर दिया, मतलब वो तीनों फेजों से धारा ले रहा है। लेकिन कुछ अपने जैसे पंखे हैं, लाइट है, प्रेस है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब सिंगल फेज के। तो अपन ने क्या करा कि मान लो ये वाले फेज पे लगा दिया है ना, और इससे लेके न्यूट्रल ये भी चलेगा ना कूलर पंखे। तो अपन ने क्या करा कि किसी एक फेज पे ही डाल दिया ज्यादा वजन, है ना। तो तीनों जो तार इस पे ज्यादा डाल दिया, और इसके ऊपर इस फेज के ऊपर अपन ने इनके ऊपर मान लो चार उपकरण 400 वाट डाला, ठीक, 400 वाट के, और इसके ऊपर मान लो 200 वाट का लोड डाला, और ये फेज और न्यूट्रल के ऊपर मान लो अपन ने 100 वाट का लोड डाला। तो ये क्या हो गया, तीनों फेजेसों को अनबैलेंस कर देगा। क्या होगा, इस फेज और न्यूट्रल के बीच में तो कितना लोड है 100 वाट, ठीक, इस फेज और इसके बीच में कितना 400 वाट, और इस फेज और इसमें 200, मतलब तीनों पे अलग अलग उपकरण जुड़े कम ज्यादा। तो इसलिए क्या होगा कि इन तीनों फेसों के अंदर फेस अनबैलेंसिंग पैदा हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा करंट लेगा जिसपे ज्यादा लोड है, जिसपे कम है वो कम करंट लेगा, है ना। जितना ज्यादा उपकरण जुड़ते जाएंगे उतना लोड बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये
ये हो गया असंतुलित भार। मतलब ये मान लो 8 एम्पियर ले रहा है, ये 4 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया असंतुलित भार। इसलिए हमेशा 3 फेज सप्लाई में प्रयास ये करा जाता है कि तीनों को बराबर बराबर बांटा जाए। जैसे कितना हो गया 400 और एक 700 बांटा, तो कोशिश ये करी जाती है कि 700 के 3 टुकड़े करो, कितने हुए 3 दूनी 6, 3 तिया 9 है ना, और फिर 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 है ना, तो 234 लगभग यही हुआ ना। पॉइंट 3 तो अपन इसीलिए तो इसको एक बढ़ा लिया मैंने। भाई कोई चीज में भाग देते हैं तो 2.3333 आ रहा है तो 4 करके खत्म कर देते हैं ना। तो अपन ने 234 कर लिया है ना। तो कोशिश ये करी जाए अपनी कि तीनों फेजों के ऊपर 234 वाट का लोड डाल दें, तो क्या होगा, ये तीनों फेज लगभग बराबर करंट लेंगे। ये संतुलित भार है। मैंने इतनी देर संतुलित और असंतुलित भार में ही अंतर है। तीनों फेजों के ऊपर अपन ने अगर समान लोड डाला है तो लोड संतुलित रहेगा। उसका फायदा ये करंट जो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी लोड कम पड़ता है ना, लॉस भी कम होते हैं, और असंतुलित भार में लोड नुकसान होता है। तो ये संतुलित और असंतुलित भार हो गए। अब है ना बहुकली प्रणाली के संयोजन क्या है। ये पल्ले पड़ी संतुलित असंतुलित। अब देखो बहुकली प्रणाली के संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना। क्या है, देखो सिंगल फेस में अपन क्या करते हैं, मान लो कि ये कोई विद्युत उपकरण है, ठीक है ना, कोई भी विद्युत उपकरण है, मान लो कि थोड़ी देर के लिए क्या